हम लोग कल बात कर रहे थे आपका प्रतिबंधों पर कि बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता को किन किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बात आई थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग से हो रहा है तो फिर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित ये भी किया जा सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है जो होनी ही चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से प्रभावित होता है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आपकी अभिव्यक्ति से हो रहा है तो वो भी रोका जाएगा। नैतिकता, डिसेंसी, इनके हित में भी आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके हित में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व की बात हो जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्व की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि आज मीडिया ट्रायल का युग आ गया। हर घटना का मीडिया ट्रायल पहले शुरू होता है और मीडिया ट्रायल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आमंत्रित करता है और मीडिया ट्रायल हर घटना का हो रहा है और मीडिया ट्रायल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये माना जाएगा, क्योंकि मीडिया ट्रायल में आप क्या करते हैं कि एक वर्जन ये लेकर चल देते हैं और अक्सर ये होता है कि मीडिया उसको सत्य साबित करने पर तुल जाती है, उसी को सत्य साबित करना प्रारंभ कर देती है जिसने एफआईआर लिखा है। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि जिसने एफआईआर लिखाई न्यायालयीन प्रक्रिया में वो बिल्कुल असत्य पाया जाता है। हमने शब्द न्यायालयीन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, हमने ये नहीं कहा कि वो असत्य होता है, क्या पता क्या होता है। ये भी सही है कि जितने मुकदमे लिखते हैं उसमें से बहुत सारे झूठ भी होते हैं, और ये भी सही है कि बहुत सारे मुकदमे जो सही हैं लेकिन रिपोर्ट ही नहीं होते। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच हम जो समाज व्यवस्था चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवस्था निर्मित कर सकते हैं वो यही निर्मित कर सकते हैं कि जो घटना रिपोर्ट हुई उसे स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से सत्य अथवा असत्य साबित होना चाहिए, और फिर उस सत्यता और असत्यता से जिसका जो दायित्व उत्पन्न होता हो उस दायित्व के डिस्चार्ज के लिए उस व्यक्ति को विवश किया जाना चाहिए। इसके अलावा बेस्ट पॉसिबल रास्ता कोई नहीं हो सकता, और यही रास्ता अपनाया गया है। लेकिन जब आप एक घटना के पक्ष में लोकमत का निर्माण शुरू कर देते हैं तो जिसको डिसाइड करना है उस प्रक्रिया से जो निर्धारित है न्याय निर्णयन के लिए, उसके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव आता है कि अगर वो लोकमत के विपरीत मामले को पा रहा है और वो लोकमत के विपरीत जाकर फैसला कर दे तो उसे आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लोग उसके विषय में तरह तरह की टीका टिप्पणी ये करते हैं, और ये स्वस्थ न्याय प्रशासन के लिए बिल्कुल ठीक स्थिति नहीं है। यद्यपि ये ठीक है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति है वो लोगों की आलोचना से प्रभावित नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही ठीक है कि सभी उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के नहीं होते। आज सोशल मीडिया का युग है, आप तब सोशल मीडिया पर रहते हैं, आप जानबूझकर सोशल मीडिया पर वही पोस्ट करते हैं जो लोगों को पसंद आए, भले ही आपका ओरिजिनल विचार उससे बिल्कुल मेल न खाता हो।
ओरिजिनल विचार उससे मेल नहीं ही खाता होता है, ये वो लोग जानते हैं जो व्यक्तिगत जीवन में आपको जानते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप निहायत बेईमान, निहायत झूठ बोलने वाले हैं, एक ब्लैकमेलर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों के चरित्र हनन का प्रयास करना, उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन करना, और उसके बाद उनसे अवैध ढंग से धन लेकर, अवैध ढंग से पैसे लेकर उनके खिलाफ लिखना बंद कर देना। इसके अलावा आपका कोई पेशा नहीं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिख रहे हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे, तो आप एक दोहरा जीवन जी रहे हैं। और जो ठीक लोग हैं, जो व्यक्तिगत जीवन में उन्हें जानते हैं, वो उनकी असलियत कमेंट में सिर्फ इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यदि हमने ऐसा किया तो ये आदमी जो इस प्रकार की हरकतें करता है ये मेरे पीछे पड़ेगा और अनावश्यक मेरे बारे में कुछ न कुछ वहां लिखेगा। इसलिए आप भी उसे इग्नोर करते हैं। ये सोसाइटी की टेंडेंसी है और ये अस्वाभाविक नहीं है। और जज भी अंततः व्यक्ति होगा। ठीक है, जज ऊपर से नहीं उतरते, स्वर्ग से जज नहीं आते हैं। स्वर्ग जज इसी समाज से बनता है, और जब जज इसी समाज से बनेगा तो वो भी इस प्रकार की टीका टिप्पणी से डरेगा, और इसलिए वो लोक मत के अनुरूप फैसला देगा। ठीक है, लोक मत के अनुरूप जो फैसला देगा वो फैसला ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब चलिए, अब आप कहेंगे कि ट्रायल कोर्ट उसने लोक मत से प्रभावित होकर फैसला दे दिया, लेकिन अपीलेट कोर्ट, ठीक है, वो मामले को ठीक ढंग से डिसाइड करते भी हैं। जैसे आरुषि मर्डर केस है, नीचे से तो सजा हो गई और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने निर्दोष पाया। ठीक है, लेकिन बरसों बरस उस आदमी को जेल में रहना पड़ा। ठीक है, क्योंकि लोक मत एक दिशा में जा रहा है और जो काम लोअर कोर्ट से होना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तो इससे दो बातें हुई, एक तो पेंडेंसी बढ़ी, एक तो पेंडेंसी बढ़ी क्योंकि पेंडेंसी इसलिए भी है, अगर आप देखेंगे कि पेंडेंसी क्यों है, तो पेंडेंसी इसलिए भी है कि जो काम मजिस्ट्रेट के न्यायालय से हो जाना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट वो काम कर ही नहीं रहा। जो बात मजिस्ट्रेट के न्यायालय, जो सबसे निचले सिविल न्यायालय में हो जानी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट से हो रही है। ठीक है, इसलिए भी लगातार पेंडेंसी बढ़ी हुई है। जब आपका दावा यह है कि हम न्याय नहीं करते, हम पेपर जस्टिस करते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा तो हम न्याय करने के लिए बैठे भी नहीं, न्याय हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि न्याय करने के लिए हमें सभी परिस्थितियां पता होनी चाहिए, और सभी परिस्थितियां हमें पता नहीं होती। हमारे सामने तो साक्षी आते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने सारी परिस्थिति को देखा है, और वो साक्षी हमारे सामने सारे कथन करते हैं। तो हम तो उन्हीं साक्षियों की आंखों से घटना को देख पाएंगे। तो वॉट एवर वी विल डू, ठीक है, दैट विल पेपर जस्टिस, वो पेपर जस्टिस। तो कम से कम पेपर जस्टिस तो करो। आप तो पेपर जस्टिस भी कहां कर रहे हैं? जो काम नीचे से होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। तो ऐसा किया जाना पेंडेंसी को आमंत्रित कर रहा है, और लोअर कोर्ट का जज ऐसा कर क्यों रहा? क्योंकि वो मीडिया ट्रायल से प्रभावित हो गया है। ठीक है, लोकमत अखबारों में लगातार एक घटना के विरोध में छप रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जज को यह लग रहा है कि अगर हमने वो डिसाइड कर दिया जो मेरा मन कह रहा है, मन कह रहा मीनिंग देयर बाय साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत जो मेरा मन कहता है
वो हमने डिसाइड किया तो वो लोकमत के विपरीत होगा, तो वो क्या करता है, जो मीडिया में चल रहा है वही डिसाइड करके रख देता, इस भरोसे कि रिवीजन अपील इसमें तो जाएगा ही, ठीक है, और ऊपर से वो हो जाएगा जो होना चाहिए। लेकिन वो होना कहां से चाहिए था, वो लोअर कोर्ट से होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। तो मीडिया ट्रायल एक और स्वस्थ न्याय प्रशासन इसको विपरीत रूप से प्रभावित कर देता है, और दूसरी तरफ ये पेंडेंसी बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है। यद्यपि हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मीडिया ट्रायल पेंडेंसी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन मीडिया ट्रायल भी एक कारक है, ठीक है ना, इससे इनकार नहीं हो सकता। और जो कंटेम्प्ट की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो प्रकार का कंटेम्प्ट बताया है, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट के बारे में तो यह कहा कि इफ यू आर डिसओबेइंग विलफुली, इच्छा पूर्वक, अनजाने में नहीं, आप खूब जानते हैं कि न्यायालयीन आदेश क्या है, इसके बाद आप आशयपूर्वक, इच्छापूर्वक, जानबूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, तब आप सिविल कंटेम्प्ट ये कर रहा हूं। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट उस कंटेम्प्ट को कहा जाता है जब आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, कोई भी का मतलब कोई भी होता है, इवन आपका मोबाइल बज रहा है, यह भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सीमा में आ सकता है। आएगा ऐसा हम नहीं कह रहे, आ सकता है ये बात, और आना चाहिए या नहीं, इसी विषय पर न्यायालयीन निर्णय होते हैं कि जो तथ्य और परिस्थिति थी उसमें आपका पर्टिकुलर एक्ट, आपका मोबाइल बजना, ये कंटेम्प्ट की सीमा में होना चाहिए या नहीं, इसी पर तो न्याय निर्णय होता है। यही तो मुकदमा है। कोई काम जो आपने किया और न्याय प्रशासन में वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा था न्यायालय में, सिंपली सारे लोग बैठे थे और आपका मोबाइल बज गया, तो ये न्यायालय का अवमान नहीं है। हां, आपकी अशिष्टता, आपकी मूर्खता, ठीक है, इसका प्रमाण जरूर है कि आप एक अशिष्ट, असभ्य और मूर्ख व्यक्ति हो। आपको इतनी अकल नहीं है कि जब हम किसी अथॉरिटी के सामने जाते हैं तो हमें डिसेंट मैनर में व्यवहार करना चाहिए। सवाल उस अथॉरिटी का व्यक्ति के रूप में नहीं है, यानी उस व्यक्ति का नहीं है जो अथॉरिटी के तौर पर बैठा है, सवाल अथॉरिटी का है, ठीक है, वहां व्यक्ति नहीं बैठा, वहां अथॉरिटी बैठी है, तो उसकी जो अथॉरिटी है हम उसी का सम्मान करते हैं। तो ये अशिष्टता का परिचय हो सकता, लेकिन बढ़िया आर्गुमेंट चल रहा है, माइन्यूट बहस चल रही है, कोई छोटे से पॉइंट पर बात चल रही है जिस पर फांसी हो जानी है आदमी को और छूट जाना है, उसी समय तुम्हारा टप 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 मोबाइल बजना शुरू, अब वो पॉइंट डिस्टर्ब हो गया। अब आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है, क्यों? आपने ऐसा काम कर दिया जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो कानून एक होते हुए भी तथ्य और परिस्थितियां देखी जाएंगी कि कौन सा काम अवमान की श्रेणी में आ रहा है और कौन सा नहीं। तो मीडिया ट्रायल ये जब आप करते हैं और एक पर्टिकुलर पक्ष में लोकमत का निर्माण शुरू कर देते हैं, तो स्थिति क्या बनती है कि इस बात की संभावना बन जाती है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर न्यायालय ने लोकमत के विरुद्ध जो आपने निर्मित किया उसके विरुद्ध जाकर निर्णय दिया, तो उस जज की आलोचना भले ही ना हो,
चलिए नहीं होगी, क्योंकि आलोचक डरते भी हैं न्यायालय से, इसलिए आलोचक भले ही उस निर्णय की आलोचना न करें, लेकिन समाज में एक फीलिंग रहेगी कि न्यायालय गलत डिसाइड करता है। इस फीलिंग को समाज में पैदा होने से नहीं रोका जा सकता। ये तो पैदा होगी, इसे पैदा होने से नहीं रोका जा सकता। और ये फीलिंग उस आलोचना से ज्यादा खतरनाक है जो मीडिया ने यदि की होती या लोगों ने यदि की होती, तो उससे जो नुकसान होता उससे अधिक नुकसान इस फीलिंग से होगा। वही हमने आपको पहले भी कहा कि जोली एलएलबी ये फिल्म निश्चित रूप से किसी कानून जानने वाले आदमी इसने बनाई होगी, ये डायरेक्टर उसने किसी कानून जानने वाले आदमी से सलाह जरूर की होगी। अन्यथा जो डायलॉग है कि इस कुर्सी पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो ये जो धारणा है समाज की कि अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो कोई उनके पक्ष में ना आए, लेकिन न्यायालय उनके पक्ष में खड़ा होगा, इस धारणा को सुरक्षित बनाए रखता है। अगर ये धारणा न रही तो फिर समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होते समय नहीं लगेगा। इसलिए ये फीलिंग कतई नहीं बननी चाहिए, और ये फीलिंग जरूर बनेगी। ठीक, इसलिए मीडिया ट्रायल, और आज की डेट पर सर्वाधिक जो लीगल एसे आपसे लिखाया जाता है वो मीडिया ट्रायल पे लिखाया जाता है कि मीडिया ट्रायल क्यों नहीं, और कहते ये बात कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक है। तो आपको कोजेंट रीजंस, कोजेंट तर्क देने होते हैं, खाली कह देने से नहीं चलेगा, क्योंकि न्यायालय भगवान नहीं है, और निंदा तो भगवान की भी हो सकती है, करते हैं लोग। ठीक है, तो न्यायालय उससे अछूता नहीं रह सकता। लेकिन मीडिया ट्रायल क्यों नहीं, क्यों उसका इतना खिलाफ? और फिर मीडिया ट्रायल माना कब जाएगा? दो बातें, दोनों बातें आपके ऐसे में आनी चाहिए, आपके उत्तर में आनी चाहिए। क्योंकि ऐसे का मतलब क्या होता है? ऐसे का मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, जो मामले से संबंधित सभी पक्षों पर अपनी दृष्टि डाले। तो मीडिया ट्रायल क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए, और वो कब हुआ माना जा सकता है। तो मीडिया ट्रायल मतलब क्या हुआ कि कोई मामला जो न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है, यानी जो विचाराधीन है, यानी जो सब जुडिस है, उस मामले के संबंध में आप एक पक्ष बनकर इस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो एक पक्ष को सही और दूसरे पक्ष को गलत ठहराता है। जबकि संवैधानिक रूप से ऐसा करने का हक यह सिर्फ न्यायपालिका को है। शेष कोई किसी को न गलत ठहरा सकता है, न किसी को सही ठहरा सकता है। और आप उस मामले के संबंध में ऐसा कर रहे हैं जो विचाराधीन है, जो सब जुडिस है। अभी उसके संबंध में कोई निर्णय नहीं है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं। तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, अपने लीगल राइट को, ठीक है, इंक्रोच कर रहे हैं। आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आपकी स्थिति में अवस्थित सभी, आपकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो जितने भी सिचुएट हैं, आपकी जो स्थिति है उसमें जितने अवस्थित हैं, उन सबको
समान अधिकार है। तो आप अपने अधिकारों का उपभोग इस प्रकार नहीं कर सकते। और नेचुरल लॉ में हीगल वगैरह ने यही बात कही है। ठीक है, जब हम लोग हीगल को पढ़ते हैं, कांट को पढ़ते हैं, ठीक है, जो जर्मन विचारक है, दर्शन के क्षेत्र में जर्मन ने भी बहुत प्रगति की, तो कांट, हीगल और इवन मार्क्स, वो भी जर्मन विचारक है, जिसके विचारों का प्रभाव फ्रांस पर, जर्मन पर नहीं दिखता, लेकिन चाइना तो नहीं, बल्कि रूस और कहीं ना कहीं चाइना भी, और पूरा कम्युनिस्ट वर्ल्ड उससे प्रभावित दिखता है। वो जर्मन, मूलतः जर्मन है। ठीक है, तो आपका कांट हो, हीगल हो, इन सब ने यही बात कही है कि आप अपनी किसी भी स्वतंत्रता का उपभोग इस प्रकार नहीं कर सकते कि दूसरों की स्वतंत्रताएं उससे बाधित होना शुरू हो जाएं। और यहीं पर स्टेट की भूमिका शुरू होती है कि वो प्रत्येक की स्वतंत्रता को इस प्रकार समायोजित करता है कि सभी की स्वतंत्रताएं समान रूप से सुरक्षित रहें, और समायोजन की इस प्रक्रिया को ही कानून कहा जाता है। हीगल और कांट वगैरह जो डिफाइन करते हैं, वो इसी रूप में डिफाइन करते हैं कि इस समायोजन की प्रक्रिया को ही कानून कहते हैं, क्योंकि ये समायोजन ही है कि वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको, आप उसका उपभोग कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार नहीं कि ये 8 बातों में से कोई एक हो जाए। तो ये क्या है? समायोजन ही है। ठीक है, तो कानून समायोजन है, ऐसा वो लोग बताते हैं। तो आप वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता इस प्रकार कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो कि न्यायालय अपने प्राधिकार का ठीक प्रकार से इस्तेमाल समाज में न कर पाए। तो अगर वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट देश में बना रहे, इसके लिए जरूरी है, तो समाज बना रहे, इसके लिए न्याय प्रशासन जरूरी है। और जब समाज ही नहीं होगा तो लोकतांत्रिक समाज ये कहां से आएगा? क्योंकि समाज होगा तब वो लोकतांत्रिक होकर, लोकतांत्रिक या निरंकुश जैसा भी हो, समाज बन सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये इटसेल्फ जीवन के लिए जरूरी चीज है, ठीक है ना? वही कहता है, मतलब चीजों को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। जिंदगी का अर्थ, ठीक है, कई बार जीवन भी है, और जिंदगी का अर्थ कई बार सुविधाएं ये भी है। ठीक है, अभी हम गजल सुन रहे थे, उसमें मुखड़ा आ रहा था कि चंद सांसों के लिए थोड़ी सी जिंदगी बेची। ठीक है, चंद सांसों के लिए थोड़ी सी जिंदगी बेची। यहां सांस जीवन का प्रतीक है और जिंदगी वस्तुओं का प्रतीक है। कहता ना, चंद सांसों के लिए थोड़ी सी जिंदगी बेची। जिंदगी स्वतंत्रताओं का, अधिकारों का, इसका प्रतिनिधित्व कर रही है, क्योंकि उसने चंद सांसें यानी जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है, रोटी आदि, उसे हासिल करने के लिए अपने स्वतंत्रता, अपनी अधिकार, अपने हक, अपने हकूक, इनसे समझौता किया है। इसलिए कह रहा है कि चंद सांसों के लिए थोड़ी सी जिंदगी बेची। तो सवाल यह है कि न्याय प्रशासन ये स्वयं समाज के लिए जरूरी है, और जब ये समाज के लिए जरूरी है तो ऐसा कोई भी कृत्य किसी को नहीं करने दिया जाएगा वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करे। और जब न्याय प्रशासन में आप बाधा उत्पन्न करोगे तो आवश्यक तौर पर न्यायालय का अवमान करोगे। आवश्यक तौर पर जो पिताजी को करना चाहिए, अगर आप वो कर रहे हो तो आप पिताजी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप पिताजी का अपमान ही कर रहे हो। ठीक है, लोग उस कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, ठीक है, जो उस व्यक्ति की होती है जिसे वो सम्मानित मानते हैं।
ठीक है, जब आप जिसे सम्मानित मानते हो वो आता है तो आप अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते, ठीक है ना। तो अगर आप वो कर रहे हो जो न्यायालय को करना चाहिए तो आप न्यायालय का अपमान ही कर रहे हो, ठीक है ना। वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बाधा तो कर ही रहा है, लेकिन अगर न भी कर रहा होता तो भी शब्द का जो क्षेत्र है उसके मुताबिक उसे अवमान ही माना जाना चाहिए, और अवमान वो माना जाता है। और ये आपकी स्थिति है, समाज में न्याय प्रशासन को नहीं रहने देगी और पेंडेंसी इसको भी बढ़ाएगी, न्याय को महंगा वे भी बना देगी। इसलिए इसको रोका गया। अच्छा, आपने अवमान किया, यह कब माने? या आपने एक फेयर कमेंट किया है, क्योंकि न्यायालय, जब भगवान की आलोचना हो सकती है तो आलोचना न्यायालय की भी होगी। तो आपने एक फेयर कमेंट किया या अवमान किया, यह कब माना जाए? ये कैसे डिसाइड होगा? इसके डिसीजन के लिए देखा यह जाएगा कि वॉट एवर यू हैव राइट डाउन, इनफैक्ट व्हाट इज दैट, उसको देखा जाएगा। आपने अगर संपूर्ण न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया तो आपने अपमान किया है। आपने यह कहा कि न्यायालय तो ऐसा ही करते हैं, वो तो हमेशा गलत आदमी के ही पक्ष में खड़े होते हैं। रियलिस्टिक हालांकि ऐसा ही कहते हैं, लेकिन वो ऐसा कह नहीं रहे। उनके बारे में क्या कहते हैं? वो संशयवादी हैं, संशयवादी हैं। उन्हें संशय हो रहा है, उन्हें संशय हो रहा है। वो जो एक्चुअल पोजीशन देख रहे हैं और जो सिद्धांतों को उन्होंने देखा है, तो सिद्धांत और जो वास्तविक स्थिति यानी वस्तु स्थिति है, इसके बीच जो टकराव पैदा हो रहा है, उस टकराव से उनके मन में एक संशय पैदा हो रहा है कि क्या वो सिद्धांत जो उन्होंने पढ़े वो ठीक भी हैं। ये संदेह उनके मन में हो रहा है, इसीलिए उन्हें संशयवादी विचारक कहा जाता है। और संशय जब उनके मन में पैदा होता है, फिर वो एनालाइज करना शुरू करते हैं, विश्लेषण करना शुरू करते हैं। सिद्धांत ये कहता है, हो ये रहा है, ठीक है। फिर वे प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं, और फिर प्रतिक्रियावादी जैसे हम लोग आम जीवन में कहते हैं कि अरे हमें मत बताओ, हमें मालूम है असलियत क्या है, ठीक है। और इस ढंग की बात वो करते हैं। और प्रतिक्रिया यानी अगर सामान्य भाषा में कहें तो वो यही कहते हैं कि हमें मत बताओ असलियत क्या है, असलियत में ये कानून नहीं है जो तुम बता रहे हो, असलियत में कानून वो है जो जज साहब मनमानी के साथ निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन ये प्रतिक्रिया है, ये उनका पॉजिटिव असर्शन नहीं है, ठीक है ना, ये उनका सकारात्मक वाक्य नहीं है, इसलिए वे कंटेम्प्ट के दोषी नहीं है। वे सुधार की प्रक्रिया को आमंत्रित करने। जब आप ये कहते हो कि हमें मत बताओ असलियत क्या है, हमें मालूम है असलियत क्या है, तो आपका ये कमेंट सुधार की प्रक्रिया को शुरू करता है। और जब आप ये स्थापित करना शुरू कर देते हो कि वॉट एवर इज रनिंग, जो चल रहा है ये ठीक है, तब आप सुधार की प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हो। चीजों को तत्व में देखना चाहिए, ठीक है, चीजों को शब्दों में नहीं देखना चाहिए। तो रियलिस्टिक तो घोर आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, वो तो प्रतिक्रियावादी हो रहे हैं। वो तो यहां तक कहते हैं कि गलत बात है कि लोग न्यायालय इसलिए जाते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा चाहिए। इनफैक्ट न्यायालय गलत आदमी जाता है क्योंकि उसे पता है कि न्यायालय उसे अनुतोष देगा, ठीक है। गलत आदमी अनुतोष पाने के लिए न्यायालय जाता है, और वास्तव में यही दिखता है। एंटीसिपेटरी पाने कौन जा रहा? जितने जा रहे हैं उनमें से कितने जो निर्दोष, जो अपने विधिक अधिकारों की रक्षा के। आपको हमने कहा था कि एंटीसिपेटरी, जब हम लोग सीआरपीसी पर बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि एंटीसिपेटरी ये कब मांगी जानी चाहिए सिद्धांतिक रूप से। हमने कहा था कि जब आपके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई है
उसे शुरू किए जाने के लिए कोई युक्तिसंगत आधार नहीं, और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तब एंटीसिपेटरी के लिए ग्राउंड बनना। अगर आपके विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य मिल रहा है और आपका कहना यह है कि विश्वसनीय साक्ष्य जो ये बता रहे ये अविश्वसनीय है, विश्वसनीय नहीं है, तो फिर आप नियमित जमानत में आइए। 437, 439, यानी वो 478, 79 अब जो हो गई हैं उनमें आइए। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। वो अलग अलग जुडिक्शन है, तो बातें भिन्न हो जाती हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि न्यायालय इसी प्रकार डिसाइड करते हैं, गलत डिसाइड करते हैं। और प्रतिक्रियावादी ये कह रहे हैं ना, वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो वास्तविक स्थिति देख रहे हैं कि आप बताते हो कानून में कि वो जो निर्दोष है वो जमानत मांगने आता है, दिखिए रहा कि जितने दोषी हैं वो सब जमानत मांगने आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां से नहीं हाईकोर्ट से मिल जाएगी, हाईकोर्ट से नहीं कहीं और से मिल जाएगी। तो प्रतिक्रियावादी वास्तविकता पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सुधार है, इसलिए वो कंटेम्प्ट नहीं कर रहे। आप तो आपकी जो आलोचना है वो आपको सुधारती है, ठीक है, इसलिए वो कंटेम्प्ट के दोषी नहीं है। लेकिन अगर आप ये पॉजिटिव असर्शन दे रहे हो कि न्यायालय ऐसा ही करता है, तो गलत आदमी के ही पक्ष में खड़े होते, तो फिर आपका कार्य क्या है, कंटेम्प्ट की सीमा में आता है। यानी मीडिया ट्रायल अगर क्या कर रहा है, एक तार्किक विश्लेषण दे रहा है न्यायालय के निर्णय का, और उसमें न्यायालय के निर्णय को गलत ठहरा रहा है, तो कोई कंटेम्प्ट नहीं। तार्किक विश्लेषण की सुप्रीम कोर्ट ने फला जगह यह कहा, कानून में यह लिखा है, कानून का शब्द यह है, इस शब्द के नॉर्मल अर्थ ये होते हैं, ठीक है, निर्वचन के नियमों के मुताबिक, और न्यायालय ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला है, इसलिए यह निर्णय गलत है। कोई कंटेम्प्ट नहीं, नो, कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा, किया जाएगा, किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हो कि न्यायालय तो करते ही ऐसा है, अब कंटेम्प्ट है, क्योंकि अब मामला सम्यक न्याय प्रशासन में बाधा पैदा कर रहा है। आप कह रहे हो कि जो जज डिसाइड कर रहा था वो चूंकि हमसे चिढ़ता था, यानी पर्सनल मोटिव्स, ये जब आप न्यायालय के निर्णय के साथ उसका विश्लेषण करते हुए आरोपित करते हो, तब फिर आप कंटेम्प्ट की सीमा में जाते हो और आप मीडिया ट्रायल ये कर रहे हो। और मीडिया ट्रायल, ठीक है, ये होता ही इसीलिए कि आप एक पर्टिकुलर पक्ष में लोकमत को निर्मित करते हैं, और जब उसके अकॉर्डिंग डिसाइड ना हो तो या तो जज पर पर्सनल मोटिव इनको आरोपित किया जाएगा, यह संपूर्ण न्यायपालिका इसके संबंध में कोई खराब धारणा यह निर्मित होगी, और यह स्वयं आप अपने लेख में ही ऐसा कर रहे हो। दोनों दशाओं में आप न्यायालय के अपमान के दोषी माने जाओगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का नाम आपकी किताबों में होगा, देख लीजिएगा, फुटनोट्स में दिया होगा। तो उसमें क्या हुआ, एक दहेज हत्या का मामला, और जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, पीड़िता मृतका, उसके माता पिता भाई बहन सबके इंटरव्यूज इस प्रकार छापे जिससे ये लगना शुरू हो गया कि सिर्फ यही सच कह रहे हैं, सच इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस पर न्यायालय ने कंटेम्प्ट का संज्ञान लिया और कहा कि ये निश्चित तौर पर कंटेम्प्ट है। आप न्याय प्रशासन से, ठीक है, खिलवाड़ कर रहे हो, आप उसमें बाधा पैदा कर, नो डाउट। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये एक मूल्यवान, ठीक है, मूल्य है, लेकिन न्याय प्रशासन उससे भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जब समाज ही नहीं होगा तो लोकतांत्रिक समाज का की कोई संभावना यह होगी नहीं।
इसलिए सबसे पहले समाज को संरक्षित करना जरूरी है। इसलिए न्याय प्रशासन ये अनहैम्पर्ड रहना चाहिए, और आप ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में इस डिफेंस को, इस बचाव को, इस तर्क को भी मान्यता नहीं देंगे कि हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा ये कृत्य कंटेम्प्ट की सीमा में जा रहा है। उनका ये कोई तर्क नहीं। तो मीडिया ट्रायल पर हमने इसीलिए लंबी बात की, क्योंकि आज की तिथि पर आपसे इस पर लिखने, बोलने, इसके लिए जरूर कहा जाता है, और आपकी वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को इस पर सीमित किया जा सकता है। दूसरा, अब हम लोग फर्स्ट सेट की बात करते हैं। ये सेकंड सेट की बात हुई, हमने कहा था 8 ग्राउंड्स हैं जिन्हें आप 4-4 के सेट में बांट सकते हो वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के। फर्स्ट सेट उन ग्राउंड से संबंधित है जो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो सेकंड सेट ऑफ ग्राउंड्स है वो कहीं ना कहीं सामाजिक हित, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 4 ग्राउंड सामाजिक हित में थे, उन्होंने कहा था नैतिकता के हित में, ठीक है, डिसेंसी इसके हित में। डिसेंसी इसका हिंदी क्या है आपका? सदाचार, ठीक है। नैतिकता और सदाचार इसके हित में। अपराध का उद्दीपन आप नहीं करेंगे, न्यायालय का अवमान, ये सारा सामाजिक हित में 4 ग्राउंड उन्होंने दिए। और मानहानि, ठीक है, क्योंकि डिसेंसी एंड मॉरलिटी एक ही साथ है। डिसेंसी एंड मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अपराध का उद्दीपन और मानहानि, ये 4 ग्राउंड सामाजिक हित में रखे गए, जिनके आधार पर आपकी वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। और 4 ग्राउंड्स नेशनल इंटरेस्ट, कौन कौन से? आपका सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मजेदार यही है कि इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग लोक व्यवस्था, नैतिकता और सदाचार, इनके साथ हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा नैतिकता, सदाचार और लोक व्यवस्था के हित में, ठीक है ना। और हित में ये शब्द जैसे ही इस्तेमाल होंगे वैसे ही प्रतिबंध लगाने का शीर्षक और ज्यादा विस्तृत हो जाएगा, और फिर आपकी उस अभिव्यक्ति को भी सीमित किया जा सकता है जो सदाचार के विरुद्ध मानी जा सकती है, नैतिकता के विरुद्ध मानी जा सकती है, जिससे लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। जैसे आप ऑब्सीन कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले, नग्न नहीं, अश्लील नहीं, ऑब्सीन। जैसे जब हम पढ़ रहे थे, एलएलएम में थे या किसी और क्लास में, तब एक डीआईजी हुए थे, डी के पंडा, वो हमें इसलिए याद रहे, वो डीआईजी थे, पुलिस ऑफिसर थे, और पुलिस ऑफिसर होकर उनका कहना यह था, एक सखी संप्रदाय है, ठीक है, सखी संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं। जैसे इनके सूफी जो इस्लाम है, तो सूफी इस्लाम में उर्स होता है, उर्स। तो उर्स क्यों होता है? उर्स जिस सूफी संत का मनाया जाएगा वो उसके मरने का दिन होता है। और सूफी जो इस्लाम है वो ईश्वर को, ठीक है, अपना प्रेमी और स्वयं को प्रेमिका ये मानता है।
जैसा कबीर ने भी माना है कि राम मोरे पियो, मैं राम की बहुरिया। ठीक है, इस प्रकार का संबंध मानते हैं। तो मृत्यु के दिन को सूफी इस्लाम अपने विवाह का दिन मानता है। ठीक है ना, कि उस दिन मृत्यु माध्यम है, मृत्यु क्या है, विवाह है, क्योंकि इसके का आधार पर हम अपने प्रियतम से मिलने के एलिजिबल हो गए। ठीक है ना, दैट इज वाई उनके मरने के दिन पर उर्स कराया जाता है और बड़ी चीजें, धार्मिक गतिविधियां वहां चलती हैं। कव्वाली होती है, नात होती है, सारी चीजें होती। ठीक है, तो आपका ऐसे ही सखी संप्रदाय है। तो सखी संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि कृष्ण, ठीक है, हमारे प्रेमी हैं और हम उनकी सखी हैं, मतलब गोपियों जैसा भाव ये मानते। वो अपने को स्त्री, वो कहते हैं कि पुरुष तो एक ही है दुनिया में, वो कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं। मीरा भी उसी मत की थी। ठीक है, तो मीरा भी किसी मंदिर में गई थी, तो किसी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका था, क्योंकि वहां महिलाओं का प्रवेश उस पुजारी के मुताबिक वर्जित था। तो महिला ने यही कहा कि तुम अभी तक, तुम्हें लिंग दिखाई देता है, हमें तो अब लिंग ही नहीं दिखाई देता, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन पुरुष कौन स्त्री, हमें तो सब में कृष्ण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, तो मीरा की दृष्टि कहीं है और यह आदमी तो कहीं खड़ा है, दोनों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। तो सखी संप्रदाय के जो लोग हैं वो कृष्ण को इसी प्रकार मानते हैं। तो डीके पंडा क्या करते थे, वो वर्दी नहीं पहनते थे। ठीक है, वो उसी वेश में रहते थे, स्त्री वेश में, बिंदी लगाना, जो स्त्रियों के श्रृंगार के तरीके होते हैं वो करते थे। और डीआईजी, अब आप पुलिस का तो अपना, ठीक है, पुलिस, अगर पुलिस हास्यास्पद स्वरूप में सामने आएगी, ठीक है, पुलिस हास्यास्पद स्वरूप में सामने आए, एसपी साहब साइकिल से आ जाए, कोई बुराई नहीं है, आना ही तो है। सारी पुलिस फोर्स जब दबिश देने जाए तो साइकिल से चली जाए, अरे जाना ही तो है, मार होगी पुलिस फोर्स की, मार। ठीक है ना, जब वो वज्र वाहन लेकर, उसका अपना एक तरीका है, राजा का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, जब वो उस प्रोटोकॉल से आएगा तभी राजा का सम्मान होगा। ठीक है, क्योंकि वही प्रोटोकॉल अपने में जरूरी है। पुलिस जब उस प्रोटोकॉल से आती है तब वो प्रभाव पैदा कर पाती है। इस प्रकार से आएगी तो, और हमने आपसे डिसेंसी क्या कहा था कि डिसेंसी, इससे सेक्सुअलिटी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज ऑब्सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्स, इट इज नॉट नेसेसरी। ये एक मानक है, जो कि मानक यानी स्टैंडर्ड, जिसके अगेंस्ट आपके व्यवहार को परखा जाएगा और सोसाइटी ये तय करेगी कि आपका आचरण का ये जो तरीका है ये इस स्टैंडर्ड के अनुकूल है या प्रतिकूल, और उसके आधार पर आपके आचरण को जस्टिफाइड या अनजस्टिफाइड कहेगा। और इस मानक को, जिस पर सोसाइटी आपके आचरण को कसती है, इसी को हार्ट ने नियम कहा है। ये चले हार्ट, इसी को नियम कहते हैं। हार्ट कहते हैं, हार्ट प्रमाणवादी विचारक है, हार्ट कहते हैं कि किसी समाज के पास नियम है। इस शब्दावली का अर्थ क्या है? तो वो कहते हैं इस शब्दावली का अर्थ है कि उस समाज के पास आचरण को कसने के लिए वो कसौटी है जिस पर कसकर वो अपने सदस्यों के आचरण को न्यायोचित अथवा अन्यायोचित
निर्धारित कर सकता है। और फिर वो नियमों के दो प्रकार बताते हैं, प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं। फिर वो द्वितीयक नियमों के 3 प्रकार बता देते हैं, उनमें मान्यता का नियम सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। वो एक अलग बात है। तो डीके पंडा स्त्री वेश में रहते थे। अब स्त्री वेश में पुलिस ऑफिसर होगा तो वो क्या प्रभाव पैदा कर पाएगा? यद्यपि किसी से कोई लेना देना नहीं, और इस स्त्री वेश के द्वारा वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है ना, अभिव्यक्ति कर रहे थे अपने उस भाव की जो वो कृष्ण के प्रति रखते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें नौकरी द्वार कर दिया, ठीक है, और बिल्कुल ठीक माना गया। क्यों? उनका स्टैंडर्ड, उन्होंने सर्विस रूल को चुनौती दी। सर्विस रूल था कि नहीं, आप ड्रेस में रहेंगे और स्त्री वेश में नहीं रहेंगे, ठीक है, आपके बाल इतने छोटे रहेंगे। पुलिस का तो अपना वो रहता कि बाल इतने छोटे रहेंगे, ऐसे टोपी लगाएंगे आप, ऐसा ये करेंगे। तो ये कहा कि नहीं, डिसेंसी एंड मोरलिटी, इट इज द ग्राउंड इन द इंटरेस्ट ऑफ, और इन द इंटरेस्ट ऑफ ये कहा है। अगर इसकी संभावना भी है कि पुलिस का इकबाल, पुलिस का रुतबा समाज में कम हो जाएगा आपके इस प्रकार के आचरण से, तो स्थिति क्या बनेगी? अगर पुलिस का इकबाल, पुलिस का प्राधिकार, पुलिस की अथॉरिटी ये समाज में कम हुई तो समाज विखंडित होगा। पुलिस बहुत आवश्यक चीज है। वो न्यूनतम नागरिकता, कम से कम न्यूनतम तो बचे, अधिकतम तो नहीं बच रही। अधिकतम नागरिकता को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी? संतों की, महात्माओं की, ठीक है, आपके माता पिता की, आपके शिक्षकों की। और न्यूनतम नागरिकता, इसे न्यूनतम सभ्यता, न्यूनतम शिष्टता, इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की। क्योंकि उनसे टीचर नहीं निपट सकता। जब तुम तमंचा लेकर आओगे तो हम तुमसे क्या निपट लेंगे भाई? आप हमसे, हम तो आपको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, बैठाल सकते हैं। अब आप तमंचा ही लेके हम पे सीधे हो जाओगे तो हम क्या कर लेंगे आपका? तो फिर पुलिस आपसे निपटेगी, हम थोड़ी निपट सकते, ठीक है। तो न्यूनतम शिष्टता, इसको सुरक्षित करने का काम पुलिस करती है, और अधिकतम ये तो इनको करना है। तो इन द इंटरेस्ट, ये शब्द महत्वपूर्ण है जो लोग व्यवस्था के साथ जुड़े हुए, नैतिकता के साथ जुड़े हुए, सदाचार के साथ जुड़े हुए, अन्य के साथ नहीं जुड़े, ठीक है। तो आप देखेंगे बेयर में तो ये स्थिति मिलेगी, और प्रत्येक बात के पीछे लेजिस्लेचर का कुछ मन है, कुछ मत है उसका। यूं ही नहीं काम हो गए हैं सारे। अब फर्स्ट सेट की ओर आते हैं तो कहता सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। इस हेड को कल हम लोग बात कर चुके हैं। संप्रभुता, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसको भी बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की अखंडता, इसके विरुद्ध आप बोलेंगे तब तो फिर आपसे निपटा ही जाएगा, उसकी तो इजाजत नहीं हो सकती। और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर ये क्या होता है? तो पहले इसे समझना पड़ेगा कि लोक व्यवस्था, इसका क्या मतलब है। और जब लोक व्यवस्था लिख दिया तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसको अलग से लिखने की जरूरत क्या है? क्या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और लोक व्यवस्था अलग अलग चीजें? और क्या वो लोग जो अव्यवस्थित है वो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? और यदि है, अगर कोई लोक अव्यवस्थित है और वो स्टेट के लिए खतरा बनेगा ही, तो फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अलग से लिखने की क्या जरूरत? खाली लोक व्यवस्था लिख देते, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट उसमें आ ही जाता।
ठीक है। अच्छा, फिर सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसके साथ भी वही स्थिति कि अगर अव्यवस्थित लोग हैं, अव्यवस्था किन कारणों से है वो बातें अलग है, वो तो किन्हीं भी कारणों से हो सकती है, लेकिन लोग अव्यवस्थित हैं तो क्या वो राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके लिए कोई खतरा नहीं बनेगा? वो तो बनेगा ही। जहां अव्यवस्था होगी वो क्षेत्र राष्ट्र से अलग होने की मांग करने ही लगेगा। अव्यवस्था किस प्रकार की, इससे मतलब नहीं। अव्यवस्था इस प्रकार की भी हो सकती है कि आप जैसे किया था ना कि 1 रुपया लेंगे ही नहीं, ठीक है, 1 रुपया, कई बार व्यापारियों ने किया कि 1 रुपया लेंगे ही नहीं, 5 रुपया लेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर जब ये समस्या बढ़ी, अभी ये तो 10-5 साल पीछे की बात है, तो फिर आया कि अगर आपने इनकार किया भारत सरकार के द्वारा प्राधिकृत मुद्रा को लेने से, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो अव्यवस्था पैदा कर देंगे आप क्यों नहीं लेंगे? सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कि आपको गिनने पड़ते हैं, इसलिए जो छोटा आदमी है कहां से लाएगा पैसे? ठीक है, अगर वो किसी से चेंज करेगा तो बड़ा आदमी उसे देगा ही नहीं, क्योंकि फिर बड़ा आदमी कहां ले जाएगा? इस ढंग से आप अव्यवस्था पैदा कर रहे हो, और ये अव्यवस्थित लोग एक दिन झंझट खड़ा कर देगा। इसलिए फिर डीएम साहब की ओर से छपा था कि अगर किसी व्यापारी ने भारत सरकार द्वारा जारी मुद्रा को लेने से इनकार किया तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई किन सेक्शंस में होगी ये देख लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने इनकार किया, उसने आपसे 2 कंटक मारे या मार देने की संभावना थी, तो शांति भंग की कार्रवाई करेंगे। जिस ढंग की स्थिति बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करेंगे कितने, ठीक है। तो अव्यवस्थित लोग, ये तो सोवर्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसको कर ही देगा प्रभावित। तो जो लोक व्यवस्था के हित में ये शब्द ले आए, तो अलग से इन हिट्स को वर्णित करने की जरूरत क्या है? फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ये तो समझ में आता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इनको लाने की जरूरत क्या है? लोक व्यवस्था के हित में सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। अब आपको ये 4 हेड याद करने की जरूरत ही कहां है? 3 ये हो गए, चौथा फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। तो इस पर जब बात चलती है तो ये समझना पड़ेगा कि लोक व्यवस्था मतलब क्या, और यह भी समझना पड़ेगा कि ये ठीक है कि अंततः जो लोक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है वे अल्टीमेटली, अंततः मीनिंग देयर बाय अल्टीमेटली लोक व्यवस्था संबंधी प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके संबंध में समस्या खड़ी कर देते हैं। ये सही है, लेकिन हर वो समस्या जो लोक व्यवस्था से संबंधित है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करती, ठीक है ना। हर वो समस्या, जैसे 1 रुपया लेने से इनकार किया, अभी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कोई समस्या पैदा थोड़ी हुई। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसके लिए कोई समस्या पैदा थोड़ी हुई। यद्यपि ये लोक व्यवस्था, इसके हित में जरूरी है कि इसको रोका जाए यहीं पर, लेकिन प्रत्येक बार लोक व्यवस्था संबंधी समस्याएं, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके लिए समस्या खड़ी करें, यह आवश्यक नहीं है। जबकि राष्ट्र की एकता और अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा, ये इतने महत्व के सवाल हैं कि इन दोनों बातों से किसी प्रकार का कोई समझौता हो ही नहीं सकता।
आपने पहली अभिव्यक्ति दी ऐसी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता या राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध है, यहीं पर हम आपको रोक देंगे, आपको आगे अभिव्यक्ति नहीं देने देंगे। और कैसे? विधि बनाकर, ठीक है ना। और विधि ये सोचकर बना दी जाती कि यदि ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, होने की प्रतीक्षा नहीं की जाती। विधियां तो पहले से मौजूद रहती हैं और विधियों में ये लिखा होता है कि अगर आपने कोई अभिव्यक्ति ऐसी दी तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हित में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। अगर आप देंगे तो होगा, नहीं देंगे तो विधि का प्रवर्तन नहीं होगा। अगर विधि का प्रवर्तन आपने नहीं दी और फिर भी विधि का प्रवर्तन किया गया, गलत किया गया, तो इसी के लिए न्यायालय तय करेंगे कि जो विधि आपके विरुद्ध प्रवर्तित की गई, इन्फोर्स की गई, वो उसका इन्फोर्समेंट ठीक था या नहीं, इसी के लिए तो कोर्ट है, ठीक है। तो ये मसले इतने महत्वपूर्ण हैं और अगर इनको सेपरेट हेड में हम वर्णित न करें, इन्हें हम लोक व्यवस्था में शामिल माने, तो स्थिति यह बनेगी कि हर बार यह कहा जाएगा कि अभिव्यक्ति अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बने, ठीक है ना। और यह लोक व्यवस्था के लिए भी खतरा नहीं है, ठीक है। यानी दावे प्रतिदावे ये होंगे। अच्छा चलिए इसे छोड़ दीजिए, आपने एक ऐसी बात कही जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है, लेकिन लोक व्यवस्था लोक को अव्यवस्थित कर ही नहीं रही, लोक को अव्यवस्थित नहीं कर रहा। आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का भाग है, उसे मिलना चाहिए। इससे लोक में क्या व्यवस्था पैदा हुई? कोई कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कहां कुछ हुआ, ठीक है, सब कुछ वैसे ही चल रहा। लेकिन आपके इस स्टेटमेंट का उपयोग पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हमारे खिलाफ करेगा और यह हमारे ही देश के खिलाफ होगा और कहेगा कि इन्हीं के नागरिक कह रहे हैं, जबकि लोक व्यवस्था की कोई समस्या पैदा ही नहीं हुई, ठीक है। तो दो बातें हैं, लोक व्यवस्था संबंधी प्रत्येक समस्या राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ी हुई मानी जाए, ये जरूरी नहीं है। समस्या लोक व्यवस्था से संबंधित हो सकती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक न हो, यह भी हो सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई खतरा न पैदा करती हो, यह भी हो सकता है। आपने 1 रुपया लेने से इनकार कर दिया, 10 रुपए लेने से इनकार कर दिया, राष्ट्र की सुरक्षा या एकता और अखंडता को कौन सा खतरा पैदा हो गया? कोई खतरा पैदा नहीं हुआ, ठीक है। और आपने यह कह दिया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का भाग है, इससे राष्ट्र की सुरक्षा और एकता और अखंडता को तो खतरा पैदा हुआ, लेकिन लोक व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हुई नहीं। इससे लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हुई हो ऐसा नहीं कह सकते। यानी दोनों स्थितियां बन सकती हैं और दोनों में से कोई स्थिति बने, ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग इस प्रकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता इसके विरुद्ध उपयोग की जा सके। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही नहीं। वही कि जीने के अधिकार में क्या मृत्यु का अधिकार शामिल है? तो जीना और मरना एक नहीं माना जा सकता, एक नहीं माना जा सकता। दोनों अपोजिट कॉन्सेप्ट है। जीने की स्वतंत्रता है, इसे मरने की स्वतंत्रता कैसे मान सकते? यद्यपि जीवन, जन्म और मृत्यु इसके बीच ही चलता है। जन्म उसका एक छोर है, मृत्यु उसका दूसरा छोर है।
जीवन इन दोनों के बीच, लेकिन इसके बाद भी मृत्यु को जीवन में शामिल नहीं मान सकते। यद्यपि यह भी ठीक है कि आप मरने के लिए ही जी रहे हैं, और इसीलिए कबीर जैसे लोगों ने कहा ना कि साधु ये मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव इसलिए कि कुछ मुर्दे हो गए और कुछ मुर्दे हो जाने को हैं, मुर्दा हो जाने के लिए ही जी रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि साधु ये मुर्दों का गांव, लेकिन फिर भी मरने को जीने में शामिल नहीं मानता। तो स्वतंत्रता ये व्यवस्था, इसके साथ उत्पन्न होने वाला विचार है। स्वतंत्रता अव्यवस्था में उत्पन्न होने वाला विचार नहीं है। इसलिए कोई स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती जो अव्यवस्था को आमंत्रित करती हो। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था, इसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और अगर तीनों अलग अलग वर्णित नहीं होंगे तो स्थिति यह बनेगी कि वे मामले जो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हैं किंतु लोक व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं है, उन्हें आखिर हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह हुआ कि हम आपको बोलने से नहीं रोक सकते जब तक कि आपका बोलना प्रतिबंध लगाने के आधारों के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने के योग्य न पा लिया जाए। अब जरा सोचिए, राष्ट्र की सुरक्षा यह है ही नहीं, खाली लोक व्यवस्था है। राष्ट्र की एकता और अखंडता है ही नहीं, खाली लोक व्यवस्था है। और आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अंग है, तो हम आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे सीमित करेंगे, जबकि लोक व्यवस्था यह प्रतिबंध का शीर्षक है, किंतु सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह प्रतिबंध का शीर्षक है ही नहीं, और लोक व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं हुई अभी, ठीक है ना। तो जब लोक व्यवस्था की समस्या ही नहीं पैदा हुई तो फिर हम आखिर आपके इस स्टेटमेंट को कैसे रोकेंगे? हाँ, ये ठीक है कि लोक व्यवस्था इस कदर भंग हुई है कि उसके कारण से सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट ये प्रभावित हुई, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ। लोक व्यवस्था या पंजाब में जहां आतंकवाद था कि इस कदर भंग हुई कि वो सवाल भी पैदा हो गए, वहां तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर स्थिति यहीं तक रही कि आपका बोलना राष्ट्र की सुरक्षा इसके लिए संकट है, यह राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है, लेकिन आपके बोलने से लोक व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं हो रही, तो अगर ये दोनों हेड अलग से नहीं होंगे तो फिर आपके बोलने को कैसे रोका जाएगा? ठीक है ना। इसलिए ये ठीक है कि लोक व्यवस्था अगर ये शीर्षक हो तो बहुत सारे मामलों में जब लोक व्यवस्था इस कदर भंग हो जाए कि वो राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए समस्या ये भी पैदा कर दे, तो हम लोक व्यवस्था शीर्षक के अंतर्गत ही व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति यह आए कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी संप्रभुता और अखंडता को विपरीत रूप से प्रभावित करे, किंतु लोक व्यवस्था इसे विपरीत रूप से प्रभावित न करे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर ये दोनों हेड अलग से नहीं होंगे। इसलिए कतिपय दशाओं में ये दोनों बातें लोक व्यवस्था के शीर्षक के अंतर्गत आना संभव होते हुए भी हमने ये दोनों शीर्षक
अनुच्छेद 19(2) में अलग से वर्णित किए, ताकि कोई मामला, चाहे वो लोक व्यवस्था से संबंधित हो या न हो, अगर वो राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसके लिए कोई समस्या बन रहा है, तो हम उसको तत्काल उस अभिव्यक्ति को रोक सकें। और जहां तक लोक व्यवस्था का सवाल है, तो लोक व्यवस्था, इसका क्या मतलब होता है? लोक व्यवस्था यानी क्या? तो लोक व्यवस्था को पब्लिक पीस, ठीक है ना, पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इन्हें मिला दें तो जो स्थिति बनती है उसे हम लोक व्यवस्था कहते हैं। अब पीस एंड पब्लिक पीस, इसमें क्या फर्क है भाई? पीस और पब्लिक पीस, लोक शांति। और शांति का कोई तात्पर्य आवाजों से नहीं होता है, ध्वनियां अलग बात है। ध्वनि खूब हो और फिर भी शांति होती है। शांति आपके मन की अवस्था का नाम है। शांति विचारों की अनुपस्थिति, इसका नाम है। ठीक है, आप शांत होते हैं तब कब? जब विचार नहीं है, ठीक है, तब आप शांत हैं। और लोक शांति, ये एक ऐसी दशा का नाम है जिसमें लोक में जो गतिविधियां चलने को अपेक्षित हैं, वे गतिविधियां बिना किसी बाधा के संचालित होती हैं, तो कहा जाता है शांति है। शांति का कोई संबंध ध्वनि की अनुपस्थिति से नहीं है। भारत में इस समय शांति है, जबकि यहां ट्रेनें चल रही या खूब आवाज हो रही, फिर भी शांति है। ठीक है, तो शांति इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, ये ध्वनि की अनुपस्थिति के बराबर नहीं है। तो लोक शांति का मतलब यह है कि समाज में ऐसी दशा जिसमें सामाजिक गतिविधियां जो चलने को अपेक्षित हैं, वे बिना किसी बाधा के संचालित हो रहे हैं। इस सामाजिक दशा को लोक शांति की दशा कहा जाएगा। ठीक है, और यह आपकी शांति से अलग है। यह हो सकता है कि लोग शांत हों, लेकिन लोक शांति न हो। ठीक है ना, तो लोक शांति, जब आपका काम लोक शांति के लिए बाधा बनता है, तो आपका काम लोक व्यवस्था के लिए बाधा हो सकता है, जरूरी नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। आपने खूब तेज आवाज में रात में लाउड स्पीकर बजा दिया, बजाते हैं ही है, बजाते ही हैं। आप जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर डांस कर रहे हैं रात में 2 बजे, ठीक है। अब हम कुढ़ रहे हैं अपने घर में, लेकिन हम संकोचित स्वभाव के नहीं कह रहे आपसे कुछ भी, नहीं ही कहते हैं। इंडियन सोसाइटी में नहीं कहते हैं, झेलते हैं, कुढ़ते हैं। और आप इतने नीच हैं कि आप मानते ही नहीं। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई सो पा रहा है, कोई नहीं सो पा रहा, इससे आपका कोई मतलब नहीं। तो आपकी जो स्थिति है, आपका जो काम है, लोक शांति के लिए नुकसानदेह है। फिर भी इसने अभी लोक व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं की है, क्योंकि लोगों ने अभी आपको पीटा नहीं है। ठीक है, तो केवल हाँ, ये भी हो सकता है कि अब लोग निकल आए हैं और तुम्हें मारे। जब मारेंगे तब लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तो आपका हर कृत्य लोक शांति जो भंग करता है वो लोक व्यवस्था की समस्या पैदा कर दे, जरूरी नहीं। पब्लिक सेफ्टी यानी आप जब निकलते हैं घर से बाहर, तो सुरक्षा का इतना मिनिमम वातावरण होना चाहिए कि जो है आपके मन में डर नहीं होना चाहिए कि हमारा कुछ बुरा हो जाएगा।
इसे लोक शांति की अवस्था कहते हैं। और पुलिस का काम इसी को मेंटेन रखना है, इसी को मेंटेन रखना है, वो लोक शांति की स्थिति को मेंटेन रखती है। कहते ना लॉ एंड ऑर्डर, ये हमारा काम है, ठीक है, हम ऑर्डर बनाए रखेंगे, ठीक है ना। और लोग, ठीक है, सुरक्षा, आपका पब्लिक पीस, पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी जो है संरक्षा, ये शब्द आता है। इसका मतलब होता है शांति की ऐसी दशा जो स्थायी तौर पर मौजूद है, स्थायी शांति, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस मार पीट कर हमने कैसे भी इस समय शांति स्थापित कर दी, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं है। इसीलिए आप देखें, कुछ हो गया, पुलिस ने कर्फ्यू लगाया, मार मार डंडो ठीक कर दिया, और कहा सब बंद रहेंगे घर में, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जिम्मेदार नागरिकों के साथ बैठक करो, ठीक है, मोहल्लों में बैठ जाओ, डीएम साहब निकलते हैं, एसपी साहब निकलते हैं, उन्होंने कहा बच्चों की स्कूल की रैली निकालो, ठीक है, बच्चे कहें लोगों से, ठीक है। क्यों? ये स्थायी शांति के उपाय हैं। आप हमेशा शांत जबरदस्ती नहीं रख सकते, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को समझना होगा, पता करना पड़ेगा आखिर अशांत क्यों हो गए, क्योंकि अशांत होना उनका स्वभाव नहीं है, ठीक है। फिर उसको दूर करना पड़ेगा। तो स्थायी शांति की जो दशा होती है उसी को ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। और जब ये तीनों मिलती हैं तब लोक व्यवस्था बनती है। लोक व्यवस्था का मतलब हुआ ये तीनों दशाएं मौजूद हैं, और आपका कोई काम है जो इन तीनों दशाओं में से किसी एक को या तीनों को नुकसान पहुंचाने की वृत्ति रखता है, इसे हम लोक व्यवस्था की समस्या कहते हैं। यद्यपि ये ठीक है कि आपका प्रत्येक काम जो इनमें तीनों में से किसी एक को प्रभावित करेगा विपरीत रूप से, वो आवश्यक रूप से लोक व्यवस्था की समस्या पैदा ही कर दे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पैदा कर सकता है। और इसीलिए लोक व्यवस्था में शब्द लगाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, क्योंकि लोगों में सहनशीलता है। आप ऊंची आवाज में म्यूजिक प्ले करोगे तो लोग हो सकता शांत बने रहें, बने भी रहते हैं, लेकिन संभावना है कि डंडा उठा सकते हैं वो। और इसीलिए अब ये आ गया है कि नहीं, 10 के बाद नहीं चलेगा। और आप अगर पुलिस को फोन करो, हम तो करते भी हैं और आती भी है, आती है, बड़ी इफेक्टिवली आती है, और हम तो कई बार कर चुके हैं और करेंगे, क्योंकि हमें इस बात से बहुत चढ़ाती है कि आप खुश हो तो हम जगें। हमें इस बात से बहुत ही नफरत है, हम तुरंत ही फोन मिला जरूर देते हैं और बता देते हैं, और तुरंत पुलिस आती है, तो आपको रोका जाएगा, क्योंकि इससे लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इसीलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये शब्द है। कल हम सोचते हैं कि ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी 2-3 बातें और बची जो महत्वपूर्ण है इस संबंध में, उन पर बात करेंगे, कल देखेंगे।